सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रीज़न था आपके मतलब पुरातन करने का? What was the one reason that made you do so? The best and one reason is Sharmila Tagore. शर्मिला टैगोर जी एक बंगाली फिल्म करने की ख्वाहिश दिखाई और मैंने उसको बोला कि इफ़ यू गेट अ गुड स्क्रिप्ट डेफिनेटली डूइंग इट एंड शी वांटेड टू डू द फिल्म विथ मी. तो इसीलिए हमने उनको एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट भेजा. वो सुमन घोष ने डायरेक्ट किया और सुमन घोष एक्चुअली इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर टू. सो उन्होंने एक्सेप्ट किया. बहुत ही प्यारा लगा उसको स्क्रिप्ट और उसके बाद हमने ये फिल्म किया. तो इट इज़ द ओनली एंड द बेस्ट रीज़न इज़ शर्मिला टैगोर. सर आपके लिए क्या था क्यों मैंने ये फिल्म करने की सोची? मतलब द फोरमोस्ट रीज़न तो वही है जो बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट और बहुत बढ़िया कैरेक्टर मुझे ऑफर किया गया था. उसके बाद जब डायरेक्टर हैं सुमन घोष जिनके साथ मैं बड़े बड़े सालों से काम करना चाहता था, प्रोड्यूसर है ऋतु और को एक्टर है ऋतु जिसके साथ मैं ऑलरेडी 6 फिल्म पहले भी कर चुका था. इनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. और फिर आइसिंग ऑन द केक ये था कि शर्मिला टैगोर आ रही हैं 14 साल बाद बंगाली फिल्म्स में. सो इससे बड़ा क्या हो सकता है. सो मुझे लगा ये प्रोजेक्ट कहाँ चला गया, मतलब आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो येस दैट वाज द रीज़न. देखिए मैम आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब आपका जो कई सारी फिल्म में पावरफुल रोल रहा है और आप उसके लिए मशहूर भी हैं, तो पूर्वाचल के कैरेक्टर के लिए आप कितना डिफरेंट, क्या कैरेक्टर कितना डिफरेंट है? बहुत ही डिफरेंट है और इसीलिए मुझे लगा कि ये कैरेक्टर डेफिनेटली मुझे एक अलग ही लीग देंगे. और सुमन घोष जी हमारे डायरेक्टर जो हैं वो बहुत एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लिखी मेरे लिए जिसका नाम है रितिका. एंड शी इज़ अ कॉरपोरेट वुमन और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा टर्मोइल्स चल रहा था. लाइक शी इज़ इनटू नेक डीप इनटू वर्क. उसके बाद उसकी मम्मी की तबीयत को लेके शी वाज कंसर्न. उसके बाद इसकी हस्बैंड के साथ थोड़ा बहुत चहल पहल चल रहा था, बहुत अनबन चल रही थी. देन लॉट ऑफ थिंग्स है जो लेयर्ड परफॉर्मेंस मुझे देना पड़ा इस फिल्म में. और रितिका आई थिंक विल स्टैंड आउट एज वन ऑफ माई कैरेक्टर्स आई हैव डन इन माई करियर. इसीलिए मैंने एक्सेप्ट किया ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है. इंद्रजीत सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह की प्रिपरेशन की स्पेसिफिक चैलेंज की? नहीं, प्रिपरेशन तो देखिए मेरा जो कैरेक्टर है ना वो बेस्ड नहीं है, लेकिन उसके लिए रेफरेंसेस जो सुमन घोष के सर में था वो एक था कि माइंड में था, जो एक था कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं. आई कीप फॉरगेटिंग द नेम यार एवरी टाइम. हाँ, बहुत पॉप. हाँ, इंडियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, बहुत पॉपुलर है, बंगाली हैं. उन्होंने मुझे यूट्यूब वीडियोस भी दिखाए थे. नॉट टू कॉपी हिम और नॉट दैट आई लुक लाइक हिम, पर वो किस तरह की उनकी लाइफ है, किस तरह का वो करते हैं, किस तरह से वो मोटिवेटेड होते हैं, वो सब देखा. तो वो एक रेफरेंस था. उसके अलावा जिस सब्जेक्ट पे हमारी कहानी है उसके लिए उन्होंने एक किताब जो है उन्होंने सजेस्ट किया था कि पढ़ना. तो वो किताब हम लोगों ने सबने पढ़ा है. तो उससे हमको जो है ये एक बीमारी से भी डील कर रही है स्टोरी. तो उस बीमारी के बारे में थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज हमें मिला. तो ये दोनों मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रिपरेशंस थी. और उसके अलावा द बिगेस्ट प्रिपरेशन इज़ द स्क्रिप्ट पढ़ो, डायरेक्टर की बात सुनो. वही सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एक्टर्स के लिए. हाँ. नॉस्टैल्जिया और इमोशन का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, तो आप पर्सनली इस चीज को कितना रिलेट करते हैं? आप दोनों से जानना चाहते देखिए नॉस्टैल्जिया तो हमेशा है हमारी ज़िंदगी में. नॉस्टैल्जिया अगर नहीं रहेंगे तो हम इंसान नहीं हैं. सो नॉस्टैल्जिक थॉट्स जो आते हैं ज़िंदगी में वो बहुत ही प्योर और एकदम जो होता है ना वो बेसिक होते हैं. तो वो प्योरिटी है इस फिल्म में, वो प्योरिटी है इस स्क्रिप्ट में जो नॉस्टैल्जिया को बार बार लेके आते हैं हमारे जहन में. और नॉस्टैल्जिया इज़ समथिंग आई थिंक वी कैरी फॉरवर्ड इन आवर लाइव्स, क्योंकि नॉस्टैल्जिया के साथ हम जीते हैं और नॉस्टैल्जिया इज़ समथिंग वी चेरिश. तो इस फिल्म में वो एक स्पेस है नॉस्टैल्जिया की, वो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे डायरेक्टर ने दिखा है. और उसकी जो इम्पोर्टेंस है आई थिंक द ऑडियंस इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन बना ऑडियंस के साथ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस फिल्म में. और नॉस्टैल्जिया पार्ट जो है वो एक
अहम पार्ट है इस फ़िल्म की। सो वो नॉस्टैल्जिया के साथ हम लोगों की ज़िंदगी कितनी कितनी मायने रखते हैं वो नॉस्टैल्जिया के साथ, वो दिखाया गया है इस फ़िल्म में। नॉस्टैल्जिया का क्या कितना इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में पूछ रहे हैं। मुझे लगता है हर इंसान के लिए नॉस्टैल्जिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉस्टैल्जिया किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी भी चीज़ से नॉस्टैल्जिया एक्टिवेट हो सकता है। मतलब कभी कभी हम कोई गाना सुनते हैं, गाना सुन के हमें मौसम याद आ जाता है, क्योंकि हमने कौन से मौसम में ये गाना सुना था, कौन से क्लास में थे, हमको वो रूम याद आ जाता है। कोई कोई कुछ किताब देख लिया, कब पहले ये किताब देखा था यार, कभी बात हुई, कोई ये बात पहले कब हुई थी। तो नॉस्टैल्जिया जो है वो एक बहुत, नॉस्टैल्जिया इज ऑलवेज हैप्पी, नो दैट। वो रहते हैं। हाँ, वो अंदर रहता है, वो बांग्ला में उसको रेश बोलते हैं। हाँ, वो फील जो है वो रहता है, एंड दैट फील्स फील कीप्स अस गोइंग, कीप्स अस हैप्पी इन मेमोरीज ऑफ द पास्ट। एंड ऑल्सो आई हैव नोटिस वन मोर थिंग, कि वक्त के साथ है ना, बुरा कुछ नहीं रह जाता, अच्छा अच्छा ही हो जाता है, सब कुछ अच्छा ही रहता है ना। वक्त के साथ आपकी मेमोरीज भी किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी सब जगह के अच्छा बारे ही में, हो जाता सब है। अच्छा ही रहता है, बुरा है ना चला जाता बुरा है। ज़्यादा नहीं रहता। नहीं, वो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। सो हमारी फिल्म हाँ। शायद ऐसी बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करती है। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं कि रीजनल सिनेमा में काफ़ी कहानी बहुत अच्छी आ रही है कंपेयर टू हिंदी सिनेमा। जब जो कि हिंदी सिनेमा के पास सारे साधन मौजूद हैं, बट क्या वजह मानती हैं आपकी हिंदी सिनेमा कभी थिएटर्स उतने नहीं चल पा रहे हैं, या क्या क्या रीजन मानती हैं मूवीज ना चलने की? देखिए, ख़ैर वो तो चलना ना चलना तो एक सिचुएशन की बात होती है, वो हम बोल नहीं सकते कैसे क्या है उसमें। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर हम एक अच्छी फ़िल्म बनाएँ और उसकी कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो और परफ़ॉर्मेंस बहुत ही अज़ीज़ हो, तो डेफ़िनेटली लोग देखना चाहेंगे। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास अभी। बहुत सारे फ़िल्म्स आए हैं जो लोग देख रहे हैं, जो शायद बॉक्स ऑफिस में भी अच्छा कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस में अगर अच्छा नहीं करे, लोग फ़िल्म देख रहे हैं और उसके उसके साथ एक अच्छा कमेंट भी देके जा रहे हैं कि दिस फ़िल्म देखने लायक है। वो भी एक ऑडियंस के पास से जब मिलता है तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है। रीजनल कंटेंट में पता नहीं, रीजनल कंटेंट में शायद बहुत जान डालते हैं कंटेंट जो लिखते हैं, जो ज़्यादा कमर्शियल चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं, ज़्यादा इमोशन को अहमियत देते हैं शायद। तो ये रीजनल फ़िल्म्स के अंदर जो एक नेचुरल फीलिंग आते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं, वो ऑडियंस रिलेट कर सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शायद वो कंटेंट में डीप थॉट्स देते हैं राइटर्स। मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न रीजनल फिल्म्स बहुत ही चाहिदा हो जाते हैं। बहुत सारे बॉम्बे के डायरेक्टर्स रीजनल फिल्म्स से सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन लेके फ़िल्म बनाते हैं बॉम्बे में। और बॉम्बे में अभी जो हम देख रहे हैं, जो ट्रेंड है, रीजनल लैंग्वेज की जो ट्रेंड है, मराठी कॉन्सेप्ट में फ़िल्म बनते हैं, हिंदी में, पंजाबी कॉन्सेप्ट में बनते हैं, बंगाली। बहुत सारे फ़िल्म्स में देख चुकी हूँ कि बंगाली कैरेक्टर्स हैं, लाइक गुजराती कैरेक्टर्स हैं, अच्छा ना? दैट इज़ अ रीजनल इन्फ्लुएंस तो है ही ना हिंदी में। तो इसीलिए इन्फ्लुएंस तो चलता ही रहता है, लेकिन कौन फ़िल्म चलेगा, कौन फ़िल्म नहीं चलेगा, वो तो यू नो गॉड ही जानते हैं। काफी पॉपुलर थे, आपकी ह्यूज फैन फॉलोइंग थी टीवी में स्पेशली। फिर आप सीरीज का रुख किए और फिल्मों का रुख किए सर, बट आप सीरीज और फिल्म में भी कुछ चुनिंदा ही फिल्म करते हैं, क्या रीजन है इस चीज का? रीज़न ये है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन फॉलोइंग था, लेकिन डेफ़िनेटली थोड़ा बहुत था, ठीक है? सो लेकिन मैं अपने काम से खुश नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैं काम कर रहा हूँ एज़ एन एक्टर, व्हाटएवर आई एम डूइंग, एम आई हैप्पी डूइंग इट? सो मुझे नहीं लग रहा था कि जिस तरह का कंटेंट बनता है टेलीविज़न में, वो करने में मुझे खुशी मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी। हाँ, टेलीविज़न का फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेलीविज़न पे रीच बहुत ज़्यादा है। पर दैट इज़ नॉट समथिंग आई एम सीकिंग। आई एम सीकिंग satisfaction from the work I do. I'm seeking to grow as an actor. वो मुझे वहाँ नहीं मिला, एंड आई थॉट जब OTT पहली बार आया, जब मैंने सेक्रेड गेम्स देखा और मेड इन हेवन देखा, तब मुझे लगा अरे क्या काम हो रहा है इंडिया में। पहले तो हम लोग ये बोल देते थे कि हमारे देश में अच्छा काम नहीं हो रहा, फॉरेन में अच्छा काम हो रहा है। फिर मुझे लगा इंडिया में अच्छा काम हो रहा है, अब यहाँ पे भी अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो फिर मेरे में प्रॉब्लम है। सो देन आई डिसाइडेड कि आई नीड टू गेट इन टू दिस, एंड फॉर दैट देन आई हैड टू डिस्कनेक्ट, बिकॉज इट इज़
कोई कुछ भी बोल ले कि सब कुछ साथ सब में कुछ कर एक सकते साथ हैं, नहीं चलता। नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ का डिमांड अलग होता है। T20 वाला टेस्ट मैच नहीं खेलता है, टेस्ट मैच वाला T20 नहीं खेलता है, डिमांड अलग है, दोनों ही क्रिकेट है, ठीक है। सो वो करना पड़ा मुझे, उसके उसकी वजह से शायद टेलीविजन ऑडियंस में से कुछ थोड़ा बहुत जो फैन फॉलोइंग था वो घटा होगा मेरा, लेकिन आई एम ओके विद दैट। आई एम ओके टू बिल्ड अ न्यू सेट ऑफ फॉलोअर्स फॉर द काइंड ऑफ वर्क आई डू नाउ, एंड आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई डू। और इसीलिए राजीव कुरियाकोस को देखना चाहिए हाँ, पुरातन में। हाँ, पूरा इसीलिए पुरातन में राजीव कुरियाकोस को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस है एंड आई कैन वाउच फॉर इट। ही हैज़ डन अ फैबुलस जॉब इन पुरातन। मुझे भी लगता है। मुझे भी लगता है। रजनी सर, आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि ये हाँ। फिल्म जैसे रिलेशनशिप के ऊपर है, हाँ। तो चाहे वो पति पत्नी की हो या माँ बेटी की हो, आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप की क्या भूमिका है, और स्पेशली इतनी डिमांडिंग लाइफ में जब रिलेशनशिप कभी रॉन्ग हो जाती है तो प्रोफेशनल लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, रिलेशनशिप तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हम तो सोशल एनिमल्स हैं, हमारे तो रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप्स हमको फुलफ़िल करते हैं, हमको नरिश करते हैं। चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे हमारे पार्टनर्स के साथ हो, चाहे वो हमारे चिल्ड्रन के साथ हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स के साथ हो। सो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो आपने बोला कि जब कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है तो इट्स ह्यूमन दैट यू विल गेट अफेक्टेड, it's human that you will feel sad about it, but it is also human to recover from it, ठीक है। it's a human quality to recover from a difficult situation with time and with the effort। और ये प्रोफेशनली कितना अफेक्ट करता है, मेंटली डेफिनेटली अफेक्ट करता है, और मेंटली अफेक्ट करता है तो वो प्रोफेशनल लाइफ में रिफ्लेक्ट हो सकता है। पर फिर अगर आप थोड़े से stable हैं as a person mentally, you will be able to handle it with care and compartmentalize it a little bit to see that your personal life's crisis doesn't get reflected in your professional life। वो थोड़ा हार्ड वर्क है, काफ़ी लोगों को आता है, काफ़ी लोगों को नहीं आता है। मुझे लगता है आई एम ओके इन दैट मैटर, मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ, बिकॉज आई फील आई एम ए वेरी I'm quite rooted as a person, so I am able to handle it, I think so। सोशल मीडिया की बात की जाए अगर, तो सोशल मीडिया पर जो है आजकल लोग जो है हर चीज़ डाल देते हैं, हर रिलेशनशिप का स्टेटस या कुछ भी ऐसा डाल देते हैं, या अगर उनकी पार्टनर से नहीं बनती तो भी वो डाल देते हैं। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको लगता है कि बीइंग द स्टार इतना ओपन रहना है कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? क्या मुझे पूछ रहे हो? आप दोनों ओपन रहना मतलब आई हैव अ सेंस ऑफ प्राइवेसी ऑल्सो। सब कुछ मैं ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ सोशल मीडिया के अंदर, बिकॉज आई फील दैट एवरीबडी हैज़ अ प्राइवेट स्पेस, और वो सोशल मीडिया को और सोशली जो बहुत एक्टिव है उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी का एक अलग पहचान होते हैं, एक अलग आउटलुक होते हैं। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर, एज अ स्टार और वट एवर इट इज़, ये जो जितना भी हम ऑन द फेस है लोगों की, दैट्स फाइन, उसमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेके ज़्यादा बात करना मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये हमारी भी ज़िंदगी है, हमारी भी चाहत है, हमारी भी फैमिली है। सो सबके लिए ये इतना आसान नहीं है सब कुछ डील करना। लेकिन हम लोग बहुत सीजन्ड है, शायद हम लोग डील कर सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली शायद डील नहीं कर पाएंगे ये। सो ऑब्वियसली वो दैट डिफरेंस हैज़ टू बी देयर। सो मुझे लगता है कि जितना कम हम हमारी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करें उतना ही अच्छा है, बिकॉज या मतलब दैट विल बी बेटर फॉर आवर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली, आपने बोला कि एज अ सेलिब्रिटी या एज ए पॉपुलर फिगर क्या हमें अपना लाइफ इतना ओपन करना चाहिए। मुझे लगता है इवन इफ़ यू नॉट अ सेलिब्रिटी, इफ़ यू आर नॉट ए पॉपुलर फिगर, इवन देन यू शुड नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी नहीं होता ना, आज मैं एक्टर नहीं होता, शायद किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, तो भी मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक डोमेन में नहीं दिखाता या नहीं खोलना चाहता। नहीं, वो लोग चाहते होंगे, पर मैं नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि ऋतु भी नहीं करना चाहती है। हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग एक्टर्स हैं, हमारा
काम जो है ना वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है. So my work as an actor is for public consumption. Indranil Sengupta is not for public consumption. Rituparna Sengupta is not for public consumption. Yeah, whatever she does, acts or dances or sings or whatever, that is for public consumption. So ऐसा अज्यूम कर लेना कि इंद्रनील सेनगुप्ता तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, नहीं है. इंद्रनील सेनगुप्ता का काम पब्लिक प्रॉपर्टी है. तो वहाँ से जो है मुझे लगता है कि हम लोग जो भी है मिसकंसेप्शन हो जाता है. मिसकंसेप्शन होता है और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट्स हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, हमारी ज़िंदगी पब्लिक प्रॉपर्टी है. मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ, ऋतु भी ऐसा बिलीव नहीं करता. दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस एंड आई ऑपरेट फ्रॉम देयर एंड शी ऑल्सो ऑपरेट्स फ्रॉम देयर. दैट्स व्हाट आई फील. ओटीटी की बात की जाए तो आप देखते हैं कि मतलब ओटीटी जो है एक मतलब जो स्टोरीज आ रही है ओटीटी पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि सिनेमा में उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल रहा है जितना पब्लिक को चाहिए. नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छे स्टोरीज आ रहे हैं ओटीटी में. फैबुलस वर्क इज बीइंग डन इन ओटीटी एंड बहुत सारा कुछ जानने में आते हैं. लॉट ऑफ बाइगॉन डायरेक्टर्स हैव कम बैक, लॉट ऑफ गुड एक्टर्स हैव कम बैक, लॉट ऑफ गुड कंटेंट इज कमिंग बैक, लॉट ऑफ राइटर्स आर गेटिंग वर्क, लॉट ऑफ न्यू एक्टर्स, न्यू फेसेस आर गेटिंग वर्क. सो आई थिंक ओटीटी हैज़ अ गुड इम्पैक्ट एंड ओटीटी हैज़ अ गुड इन्फ्लुएंस आई थिंक. और काम बहुत अच्छा हो रहा है ओटीटी में. लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर बिग स्क्रीन में जो हम देख रहे हैं, अगर बिग स्क्रीन को एंजॉय करने के बाद ओटीटी में कुछ फिल्म्स आए तो उसकी जो रन होती है तो वो अच्छा लगता है. क्योंकि हम लोग वी आर फ्रॉम द सेलुलॉइड एंड फिल्म्स को देखने के लिए लोगों की जो तड़प है, लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो आस है, वो थोड़ा फुलफिल हो जाए. उसके बाद अगर फिल्म्स ओटीटी में आए तो दैट इज़ अ गुड थिंग. थोड़ा सा टाइम दे के, क्योंकि अदरवाइज़ ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होती है. क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होना अच्छी नहीं है ऑडियंस के लिए भी और जो निर्माता है उसके लिए भी और एक्टर्स के लिए भी. सो ये मुझे लगता है कि ये स्पेस अगर हम थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं तो अच्छा है. लेकिन ओटीटी स्पेसिफिक जो बन रहा है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है और बहुत सारे कंटेंट हम लोग देख रहे हैं. कुछ कंटेंट या सम कंटेंट मे बी नॉट नाइस बट ज़्यादातर अच्छे कंटेंट हो रहा है. हाँ, मैं फैंस को ये बोलना चाहती हूँ कि पुरातन इज़ रिलीजिंग नेशनली ऑन द 18th of April, विच इज़ जस्ट नॉकिंग. एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब फिल्म देखें. इट इज़ नॉट ओनली अ बंगाली फिल्म, इट इज़ एन इंडियन फिल्म एंड इट इज़ अ सबटाइटल्ड फिल्म. So, and it's a film with a lot of emotions, love and affection. Please watch the film with your friends and family. मुझे लगता है इस फिल्म आपको बहुत 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 प्यार देंगे. पुरातन रिलीज़ हो रहा है 18th अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स अ नाइस फिल्म और एक अच्छी कहानी है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. और इसको कभी ऐसा मत सोचिए कि ये बंगाली फिल्म है. ये एक ग्लोबल फिल्म है, एक ह्यूमन स्टोरी है. सो आप लोग प्लीज़ सिनेमा हॉल्स में जाइए, अपने फैमिलीज़ के साथ जाइए, देखिए. हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी फिल्म. और अगर अच्छी लगे तो ऐसी फिल्मों को वर्ड ऑफ माउथ की बहुत ज़रूरत होती है. आप प्लीज़ बताइएगा लोगों को ताकि और लोग जाकर देखें और एक अच्छी फिल्म को उसका मुकाम मिल सके.